दुनिया भर के मुसलमानों में एक हलचल सी मचा दी जब उन्होंने खुद को हजरत बिलाल हबशी के वंश का, खासकर गाजा मामले पर उनका रुख तो बहुत सख्त रहा है और कुछ लोग तो मतलब सोशल मीडिया पर सलाउद्दीन अयूबी से तुलना कर रहे हैं। आजकल ये नाम इब्राहिम तरोरे बुर्किना फासो के काफी सुनने में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तो खैर काफी चर्चा है। वही तो, तस्वीरें, वीडियोस हर जगह, और कहा यह जा रहा है कि अफ्रीका में भाई कई दशकों बाद कोई ऐसा नेता उभरा है जो न सिर्फ अपने लोगों के हक की बात कर रहा है बल्कि बड़ी ताकतों को, अमेरिका, फ्रांस जैसों को सीधी चुनौती दे रहा है। हाँ, यहाँ तक कि पुतिन ने भी उन्हें भविष्य का एक ताकतवर नेता बताया और कुछ लोग तो मतलब सोशल मीडिया पर सलाउद्दीन अयूबी से तुलना कर रहे हैं। हाँ, काफी बड़ी बात है ये। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो 34 साल के कैप्टन हैं इतनी तेजी से इतने अहम कैसे बन गए? आज उसी के आधार पर हम इब्राहिम तरोरे की कहानी और उनके इस उभार को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। जानकारी के मुताबिक तरोरे का जन्म 1988 का है। एक गांव में पले बड़े, शुरू से सेना में जाने का शौक था। अच्छा, हाँ। और उन्होंने माली में संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है उसमें भी काम किया। वहां शायद उनकी लीडरशिप क्वालिटीज नजर आई। फिर अचानक सितंबर 2022 में सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने एक सैन्य तख्ता पलट किया और राष्ट्रपति बन गए। लेकिन ये तख्ता पलट क्यों हुआ? मतलब अचानक तो नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। बिल्कुल वजह थी, और जो पिछली सरकार थी वो ना तो लोगों को सुरक्षा दे पा रही थी, ना ही वो गरीबी और बेरोजगारी से निजात दिला पा रही थी। तो जाहिर है लोगों में भारी गुस्सा था, मायूसी थी। समझ आता है। इसी माहौल में तरोरे सामने आए। उन्होंने वादा किया कि वो आतंकवाद खत्म करेंगे और देश को बाहरी ताकतों, खासकर फ्रांस के असर से आजाद कराएंगे। ये वादे लोगों को अपील कर गए। और सत्ता में आते ही पहला बड़ा कदम फ्रांस के खिलाफ, फ्रांसीसी सेना को देश छोड़ने का हुक्म दे दिया। ये काफी चौंकाने वाला कदम था, क्योंकि बुर्किना फासो आजाद तो था, पर कहा जाता है कि उसके संसाधन, सोना वगैरह, हाँ, सोने के भंडार पर फ्रांस का काफी नियंत्रण था, ऐसा माना जाता है। पुराने कुछ समझौते थे जिनके तहत मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा फ्रांस को जाता था। बुर्किना फासो को शायद वो 10% के करीब ही मिलता था। सिर्फ 10%? मतलब एक तरह से आर्थिक गुलामी जैसी बात हो गई, कह सकते हैं। नव उपनिवेशवाद का एक उदाहरण मानते हैं कई लोग इसे। तो तरोरे ने फ्रांस को सीधी चेतावनी दी, या तो सेना हटाओ या फिर लड़ाई के लिए तैयार रहो। अरे वाह। हाँ, अब जानकारी ये कहती है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन शायद अफ्रीका में एक और सैन्य टकराव नहीं चाहते थे। माहौल बदल रहा था तो उन्होंने चुपचाप सेना वापस बुला ली। तो ये तो तरोरे की बहुत बड़ी जीत हुई एक तरह से। बिल्कुल, कूटनीतिक जीत मानी गई। और इसके फौरन बाद उन्होंने पश्चिम का दबदबा कम करने के लिए रूस से नजदीकियां बढ़ाई। अच्छा, रूस के साथ ये नजदीकी कैसे काम आई फिर? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने तरोरे का खुलकर समर्थन किया। रूस ने बुर्किना फासो को हथियार दिए, सैन्य सलाहकार भेजे, जिससे उन्हें आतंकवाद से लड़ने में मदद मिली। तो आज बुर्किना फासो वो रूस का एक अहम रणनीतिक साझेदार बन गया है। यानी सैनिक और राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण साथी। बिल्कुल, और ये सीधे सीधे पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती है। तो फ्रांस को बाहर किया, रूस के करीब गए। इसके अलावा एक और बात जिसने उन्हें सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के युवाओं में लोकप्रिय बना दिया, वो क्या थी? हाँ, वो था उनका ये कहना कि पश्चिमी देश सदियों से अफ्रीका का सोना, यूरेनियम, दूसरे संसाधन लूटते आए हैं और अब ये बंद होना चाहिए। सही बात है। ये बात पूरे महाद्वीप में गूंज रही है। वो कह रहे हैं कि अफ्रीका के संसाधन अफ्रीकियों के हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक तरह से वो जो उपनिवेशवाद के बाद भी आर्थिक निर्भरता चली आ रही है उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की आवाज बन रहा है। और साथ ही वो इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन की नीतियों की भी लगातार खुलकर आलोचना कर रहे हैं। खासकर गाजा मामले पर उनका रुख तो बहुत सख्त रहा है। हाँ, बहुत सख्त। वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल की निंदा करने से चूकते नहीं हैं। कुछ जानकार तो ये भी मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ तक लेके गया, हाँ? उसके पीछे भी तमरूरे जैसे अफ्रीकी नेताओं का जो बढ़ता दबाव है वो भी एक कारण हो सकता है। ये दिखाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और फिर आया उनका वो बयान जिसने दुनिया भर के मुसलमानों में एक हलचल सी मचा दी जब उन्होंने खुद को हजरत बिलाल हबशी के वंश का बताया। हाँ। और कहा कि मुस्लिम कौम खुद को अकेला या यतीम न समझे। बिल्कुल, इसी बयान के बाद जैसा कि हमें जानकारी मिली है, कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं देख रहे हैं बल्कि एक
एक मसीहा या पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर देखने लगे। अच्छा। हाँ, और वो जो सलाउद्दीन अय्यूबी से तुलना हो रही है वो इसी सोच को दर्शाती है। यहाँ पर वो नेतृत्व और उसकी छवि का मनोविज्ञान सामने आता है कि कैसे बयानों और कामों से एक नेता की पहचान गढ़ी जाती है जो सिर्फ राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं रहती बल्कि वो धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को भी छू लेती है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ देखें तो इब्राहिम तोरेरे के इस तेजी से उभार के पीछे कई वजह साफ दिखती हैं। एक तो देश की अंदरूनी बदहाली और आतंकवाद से लड़ने का उनका संकल्प। दूसरा, फ्रांस जैसी पूर्व औपनिवेशिक ताकत को सीधी चुनौती देना। जी। फिर देश के संसाधनों पर हक जताना। बिल्कुल। और रूस जैसा नया शक्तिशाली साथी बनाना। और साथ ही पश्चिमी नीतियों और इजराइल का खुलकर विरोध करना। हाँ, ये सारे पहलू मिलकर उनकी लोकप्रियता की वजह बने हैं। लेकिन इन स्रोतों से एक और अहम बात सामने आती है जो हमें याद रखनी चाहिए। क्या? कि इतिहास ऐसे नेताओं से भरा पड़ा है जो बहुत तेजी से उभरे, बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन उनकी सत्ता या उनकी चमक हमेशा कायम नहीं रही। सद्दाम हुसैन का उदाहरण भी दिया जाता है कभी-कभी। हाँ, भविष्य में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। सत्ता की अपनी चुनौतियां होती हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं। जी। बिल्कुल। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात शायद यही है कि जब कोई नेता इतनी उम्मीदों और इतनी आकांक्षाओं के साथ इतनी तेजी से उभरता है तो क्या वो वाकई उन उम्मीदों पर खरा उतर पाता है या फिर इतिहास की ताकतें, सत्ता की मजबूरियां और जो ज़मीनी हकीकत है वो उसे किसी और ही रास्ते पर ले जाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही दे।